पहले तो क्योंकि अब ये फैसला काजी फाइज़ साहब की सरबराही में बेंच था, इसका फैसला आ चुका है, तो अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मेरे ख्याल में इस फैसले की जरूरत नहीं थी, और इसलिए उसके पीछे एक लॉजिक है, वो ये कि क्योंकि अभी ये कानून बन रहा था, अभी ये गुज़िश्ता रोज नेशनल असेंबली से पास हुआ, आज इसने सेनेट में जाना था, अब सेनेट से बेशक पास हो गया, लेकिन अभी इसे असेंट मिलनी है, एक प्रोसीजर है, एक टाइम है जो भी रहता है, अभी ये कानून बना नहीं है। तो इस सूरत में मुझे नहीं समझ आती कि इज़्ज़त जनाब काजी फाइज़ साहब को क्यों जरूरत महसूस हुई, और उन्होंने एक ऐसा मामला, एक ऐसा मैटर जिसके अंदर ये सब्जेक्ट ही नहीं था, उन्होंने ये उसकी सुनवाई रोक दी और ये हुक्म फरमा दिया कि 184(3) के तहत या मोटो के तहत चीजें रोक दी जाए। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखिए, अगर कल पार्लियामान में, आपको मिसाल देकर समझाता हूँ, पार्लियामान में कह दे कि जी उसके अंदर डिबेट शुरू हो जाए या कानून साजी शुरू हो जाए कि जी दिन को रात और रात को दिन कहा जाएगा, जब तक वो कानून बन ना जाए और लागू ना हो जाए, क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उससे पहले ही तमाम लोग अपना काम छोड़ के बैठ जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक ऐसा कानून जो कि अभी बना ही नहीं है, वो प्रोसेस के अंदर है, अभी उसे असेंट मिलनी है, तब वो लागू होगा, तो उस वक्त तक तो तमाम मुकदमा जिनकी सुनवाई हो रही है वो उसी तरीके से होती रहनी चाहिए थी। ये जो काम हुआ जनाब जस्टिस काजी फाइज़ साहब की सरबराही में, मैं बैसियत कानून के तालिब इल्म के, मुझे इसकी लॉजिक पे भी एतराज है और मुझे इसकी इम्प्लीकेशन पे भी बखद एहतराम बहुत एतराज है कि ये काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं माजरत आपको यहीं पे रोकूंगी क्योंकि आप कह रहे थे कि इसका कोई लिंक नहीं है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन जब फैसला तहरीर करते तो उसमें लिखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर केस था जिसमें मास्टर्स के लिए हाफिज कुरान को एडिशनल मार्क्स देने की बात हुई, तो इसके लिए स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया और फिर इनके सामने लगाया गया, इन तीनों जजेस को बाकी मुकदमात से। तो इसका जवाब बनाते हुए वो कहते हैं कि जी स्पेशल बेंचेस की ज़रूरत क्या है। वो कहते हैं कि मफाद आमा के केसेस तो रेगुलर बेंचेस के सामने भी लगने चाहिए ताकि इस तरह का कोई तासुर ना जाए कि कोई जानिबदारी है या कुछ। तो क्या इस रीजनिंग से फिर ये जो बात उन्होंने निकाली है वो जस्टिफाइड नहीं है? और ये भी कि उन्होंने बिल का हवाला नहीं दिया जो लेजिस्लेशन हो रही है पार्लियामेंट में, उन्होंने ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि किस तरह से रेगुलेट करना है इन सारे केसेस को, बेंचेस के मामलात को, और स्पेसिफिकली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बल्कि ये बढ़ के कहा है कि जी चीफ जस्टिस अकेला फ़र्द वाहिद तमाम तर इख्तियारात को रेगुलेट करने का मजाज नहीं हो सकता, वो भी देखा जाए। देखिए, मैं दोबारा कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे मौजूद जज साहबान किसी और सितारे या तैयारी के ऊपर तो नहीं रहते, क्या उनको नहीं पता कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? चीफ जस्टिस साहब जो फरमा रहे हैं या उनका जो कॉन्डक्ट है वो अपनी जगह है, लेकिन जो जनाब जस्टिस काजी फाइज़ साहब है, ये स्पेशल बेंच पहले बन गया था, एक उसके अंदर सुनवाई हो रही है, ठीक है, बेशक पार्लियामान के अंदर एक डिबेट शुरू होगी, उन्होंने जिक्र नहीं किया अपने फैसले के अंदर या अपने ऑर्डर के अंदर पार्लियामान का, लेकिन हर एक को पता है कि ये इसका लिंक बिल वास्ता या बिला वास्ता उन्हीं अमेंडमेंट से है जो कि पार्लियामान में तो हो रही है। चले उनको अगर एतराज है स्पेशल बेंच बनने पर, तो क्या ये अच्छा होता कि जनाब जस्टिस काजी फाइज़ साहब जब ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उस वक्त पहले दिन ये हुक्म फरमा देते? अगर ये पहले दिन हुक्म फरमाया गया क्योंकि मैं इस केस को फॉलो नहीं कर रहा, अगर वो पहले दिन ही फरमा दिया गया है उन्होंने और कह दिया कि स्पेशल बेंच नहीं बनना चाहिए, जरूरत क्या है, आम बेंचेस के सामने मफाद आमा के केसेस लगे, फिर तो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर उसकी सुनवाई पहले होती रही है और अब अगर इज़्ज़त माब की जस्टिस इज़्ज़त माब काजी फाइज़ साहब ने ये हुक्म फरमाया है और अमीनुद्दीन खान साहब ने उनके साथ एग्री किया है, तो फिर मुझे बैसियत एक पाकिस्तानी के और बैसियत एक तालिब इल्म के, लेकिन ये तो उनका प्रिंसिपल स्टांस रहा है ना, क्योंकि पहले भी हमने देखा वो जस्टिस याया के साथ भी एक केस था जिसमें मुझे याद है उन्होंने पूरा दिन अदालती कार्रवाई का भी बॉयकॉट किया था, स्पेशल बेंच इसी तरह से बना था और उसके ऊपर उन्होंने इसी प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर किया कि किस तरह से अलॉटमेंट होती है। रजिस्ट्रार को भी बुलाया था फिर उन्होंने कि किस तरह से केसेस अलॉट हो रहे हैं। देखिए, वो बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अगर अनिला आप इस बात को देखिए कि मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब ये बेंच बना, उनका एतराज, उनकी पोजीशन अपनी जगह है, वो सबको पता है। जुडिशल कमीशन के अंदर भी काजी फाइज़ साहब की पोजीशन उनको पता है, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि अगर तो ये पहले दिन ही जनाब जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने इस पर एतराज लगाकर ये फैसला दे दिया है तो फिर तो समझ आता है, लेकिन अगर उन्होंने इसकी सुनवाई करते रहे हैं और अब आके दिया है तो मुझे उस पर तशवीश भी है और बसद एहतराम थोड़ा एतराज भी है। ठीक है।
you're entitled to your opinion. तो मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि अब आप किस तरह से देखते हैं इस मसले को हल होता हुआ? क्या आपको लगता है कि ये लेजिस्लेशन ये जो एक रिफ्ट सी सामने आ रही है इसको हल कर सकती है, मामलात को हल कर सकती है? देखिए, once it gets the assent of the president or once it goes to that stage where the assent is deemed to have been given, तो फिर तो ये नाफिजुल अमल होगा और फिर चीफ जस्टिस साहब के जो इख्तियारात हैं उन पर भी उनको भी सल्व कर लिया जाएगा और बेंच भी इस तरह से नहीं बन पाएंगे और ना ही तो मोटो इस तरह से लिया जाएगा। फिर तो एक कमेटी तश्कील होगी। हाँ, ये जरूर बात है कि उस कमेटी के अंदर फिर काजी फाइज़ साहब भी, क्योंकि वो सीनियर प्यूने जज हैं, वो बैठेंगे। और एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह है कि काजी फाइज़ साहब और जनाब जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब एक ही जगह एक ही बेंच में बैठ गए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, बट आपने पहले भी इस खदशे का इजहार किया था ना, आपको लगता है कि शायद ये स्ट्राइक डाउन हो सकता है, तो आपको अभी भी लगता है कि कुछ इस तरह का हो सकता है या फिर आपको लगता है कि मामला सेटल डाउन हो जाएंगे? आई थिंक अगर कोई चैलेंज करेगा तो बिल्कुल हो सकता है। इट्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल हो सकता है। ओके।